नमस्कार बच्चों। आज की इस कक्षा में मैं वनीता रानी, हिंदी अध्यापिका, सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल गुरु हरसहाय, जिला फिरोजपुर, आपको अनुच्छेद लेखन के बारे में समझाने जा रही हूँ। इससे पहले कि हम अनुच्छेद लेखन का कार्य शुरू करें, बच्चों, क्या आप अनुच्छेद के बारे में जानते हो? अनुच्छेद होता क्या है? अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? बेटा, जब भी हम अपने मन के अंदर के विचारों को, भावों को किसी के सामने प्रकट करना चाहते हैं, तो उसका माध्यम क्या होता है? भाषा। तो हम अपने मन के भाव, विचार भाषा के दो रूपों, मौखिक और लिखित, से दूसरे के सामने रखते हैं। तो जब हम अपने इन विचारों को लिखित रूप से किसी के सामने प्रकट करते हैं, तो उसको हम अनुच्छेद लेखन का एक भाग मानते हैं। कभी हम अपने विचारों को थोड़े शब्दों में, कभी हाँ में, कभी ना में, कभी सिर हिलाकर, कभी प्रश्न पूछकर प्रकट करते हैं। तो ये सभी जो भाव हैं, ये एक भाषा का रूप है। जब हम अपने भावों को विस्तार से लिखकर किसी के सामने लाते हैं, तो उसे निबंध लेखन कहते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं भावों को संक्षेप रूप में, अर्थात थोड़े शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो उसे अनुच्छेद कहते हैं। तो आपको निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन का अंतर समझ आ गया होगा। विस्तार से लिखें तो निबंध, संक्षेप में लिखें तो अनुच्छेद। अनुच्छेद लिखने से पहले हमें कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों, जब भी हम अनुच्छेद लेखन का कार्य करते हैं, तो सबसे पहले अनुच्छेद लेखन की शब्द सीमा को अवश्य ध्यान में रखें। जितने शब्दों के लिए कहा गया है, लगभग उतने ही शब्दों में आप अनुच्छेद लिखें। आपके वाक्य छोटे और सरल भाषा में लिखे होने चाहिए। ये एक दूसरे से जुड़े हों, संबंधित हों। बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग न किया जाए। तथा यदि आप अनुच्छेद लिखने का आरंभ करते समय इसी से संबंधित किसी सूक्ति अथवा कविता की पंक्ति का प्रयोग करें, तो ये तो सोने पे सुहागा होता है। तो आज हम पुस्तकालय संबंधी पहला अनुच्छेद लिखेंगे। आइए शुरू करें। बच्चों, आज का अनुच्छेद पुस्तकालय है। पुस्तक जमा आलय। आलय का अर्थ होता है घर। तो पुस्तकों का घर पुस्तकालय। जैसे विद्या का घर विद्यालय, ठीक उसी तरह पुस्तकों का घर पुस्तकालय। आपके विद्यालय में भी पुस्तकालय होगा, जहाँ पर इस प्रकार एक अध्यापक के साथ कुछ विद्यार्थी एक समय पर बैठकर पुस्तकों का अध्ययन करते होंगे। पुस्तकालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक जमा आलय।
पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री इकट्ठे करके रखी जाती है और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतर है। बच्चों, आपने अपने विद्यालय में लाइब्रेरी शब्द भी देखा होगा, पढ़ा होगा। आपकी अंग्रेजी विषय की पुस्तकों में यह शब्द कई बार प्रयोग किया गया होगा। तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइवर से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक। तो लाइवर का अर्थ पुस्तक और लाइब्रेरी पुस्तकालय। हर विद्यालय में अलग अलग प्रकार से पुस्तकालय बनाए जाते हैं। प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अलग और सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अलग। पुस्तकालय ज्ञान का ऐसा भंडार है जिसमें हम विभिन्न महापुरुषों, विद्वानों, आलोचकों, लेखकों, समाज सुधारकों आदि के विचार और अनुभव पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन की ज़रूरत है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान पिपासा को शांत करने का उत्तम आहार पुस्तकें हैं। अर्थात जैसे हम हवा और पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, हमारी भूख को शांत करने के लिए हम भोजन करते हैं, प्यास को शांत करने के लिए जल ग्रहण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर जो ज्ञान की पिपासा होती है, उसको शांत करने का उत्तम आहार अर्थात जो भोजन है वह पुस्तकें हैं। इनकी उपयोगिता को, इनकी अर्थात पुस्तकों की उपयोगिता को समझते हुए ही आज विद्यालयों, महाविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों आदि में पुस्तकालय खोले गए हैं। बच्चों, ये पुस्तकालय केवल छोटे विद्यालयों में नहीं, बल्कि महाविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज इत्यादि में भी होते हैं। प्रत्येक पुस्तकालय में एक अध्यापक भी कार्यरत होता है, जिसको हम लाइब्रेरियन बोलते हैं, जो इन सभी पुस्तकों की अध्ययन सामग्री की सुरक्षा करता है। पुस्तकालय में हमें चुपचाप बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए, शोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पुस्तकालय में पुस्तकें एक जगह पर अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से रखी गई होती हैं। प्रत्येक विषय की पुस्तकों के लिए एक अलग स्थान होता है। तो जिस जगह से जो पुस्तक उठाई जाए उसे वहीं रखना चाहिए। बहुत से विद्यालयों में आज ई पुस्तकालय अर्थात जैसे हम आज सारे कार्य ई माध्यम से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, उसी प्रकार से ई पुस्तकालय की सुविधा भी है, जिससे विद्यार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, उनकी इच्छा है अच्छा अच्छा पढ़ने की, कुछ सीखने की, लेकिन पुस्तकें खरीदने में वे असमर्थ होते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वो बहुत सी पुस्तकें नहीं खरीद पाते। उनके लिए पुस्तकालय किसी वरदान से कम नहीं है। पुस्तकालय केवल शैक्षिक संस्थाओं में ही नहीं होते, अपितु शहर, गांव और कस्बों में जन सेवा अर्थात आम जनता की सेवा के लिए, उन विद्यार्थियों की सेवा के लिए, मदद के लिए पुस्तकालय बनाए गए हैं जो स्वयं हर किताब खरीद नहीं सकते। यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। छोटे बच्चों के लिए कहानी, कार्टून, गिनती की, बड़े बच्चों के लिए भी प्रैक्टिस के लिए अभ्यास पुस्तकें, और अगर हमें किसी की जीवनी पढ़नी है तो वो भी पुस्तकें हमें मिलती हैं यहाँ पर। यहाँ तक कि अखबार, मैगजीन, रसाले इत्यादि भी पुस्तकालय में पढ़ने को मिलते हैं। तो पुस्तकालय जाते रहो, ज्ञान पाते रहो, क्योंकि पुस्तकालय ज्ञान का अच्छा साधन है। तो बच्चों, अब हमने पुस्तकालय के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर ली है। आप इसको एक अनुच्छेद के रूप में लिख सकते हो। पुस्तकालय दो शब्दों के योग से बना है, पुस्तक और आलय, जहाँ पर पुस्तकों की सामग्री सुरक्षित रखी जाती है। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है, जहाँ हम विभिन्न महापुरुषों, विद्वानों, आलोचकों, साहित्यकारों, लेखकों, समाज सुधारकों आदि के अनुभवों और विचारों को पढ़ अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। निस्संदेह जिस प्रकार जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा, पानी, भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ज्ञान पिपासा को शांत करने का उत्तम आहार पुस्तकें हैं। इनकी उपयोगिता को समझते हुए आज विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों, गांवों, कॉलोनियों आदि में पुस्तकालय खोले जाते हैं। पुस्तकालयों में पुस्तकों के अलावा विभिन्न विषयों की मैगजीन, समाचार पत्र, एनसाइक्लोपीडिया आदि भी उपलब्ध रहते हैं। हमें पुस्तकों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जिस पुस्तक को जहाँ से लें उसे पढ़कर वहीं रख देना चाहिए। आज अनेक पुस्तकालयों में इंटरनेट की भी सुविधा है, जिससे विद्यार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाज में एक ऐसा भी वर्ग होता है जो महंगी पुस्तकें नहीं खरीद सकता। उनके लिए तो पुस्तकालय किसी वरदान से कम नहीं है। अतः यदि पुस्तकालय की इतनी उपयोगिता है तो हमें वहाँ बिना शोरगुल किए चुपचाप शांतिपूर्वक बैठकर इससे अधिक से अधिक जितना हम लाभ ले सकते हैं उतना लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। बच्चों, आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका पर सुंदर सुंदर लिखाई में लिखोगे। कौन सा अनुच्छेद? पुस्तकालय। मोबाइल फोन और विद्यार्थी। बच्चों, मोबाइल फ़ोन आज सभी की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है।
अहम का अर्थ है बहुत ही महत्वपूर्ण। मोबाइल ने हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अपने विभिन्न इस्तेमाल होने के कारण मोबाइल फ़ोन काफ़ी प्रचलित हो चुका है। आप भी हर क्षेत्र में कोई भी काम करना हो मोबाइल का इस्तेमाल करते हो। समाज का प्रत्येक वर्ग, छोटा बड़ा, बूढ़ा जवान, अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार इससे अर्थात मोबाइल फ़ोन से लाभ ले रहा है। तो विद्यार्थी वर्ग भी इससे अछूता नहीं है। अर्थात पढ़ने वाले बच्चे, चाहे वो छोटे हैं या बड़े, सभी विद्यार्थी इसका प्रयोग कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं इससे और बड़े बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय, हर वर्ग के विद्यार्थी की पहली पसंद मोबाइल बन चुका है। आज अगर किसी से पूछा जाए कि आपको उपहार में क्या दिया जाए, तो चाहे छोटा बच्चा है अथवा बड़ा, सबकी इच्छा यही होती है, सबकी पहली पसंद यही होगी कि मुझे एक नया मोबाइल खरीद कर दे दो। आज का विद्यार्थी मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट की मदद से किसी भी विषय संबंधी जानकारी डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहा है। जो अध्ययन सामग्री हम पहले पुस्तकों में से ढूंढते थे, आज वही सामग्री हम इंटरनेट पर ढूंढते हैं, फिर उसको डाउनलोड कर लेते हैं। अगर हम उसको एक पुस्तक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो हम उसका प्रिंट लेकर उससे जानकारी हासिल करते हैं। इसके अतिरिक्त देश विदेश के विभिन्न संस्थानों, चाहे शैक्षिक संस्थान है अथवा कोई और, में प्रवेश परीक्षा लेने के लिए उनके परिणाम, प्रतियोगिता परीक्षा तथा नौकरी संबंधी जानकारी भी मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो मोबाइल हमारे लिए हर तरह से उपयोगी है। मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन शिक्षा का भी अच्छा साधन है। अर्थात जैसे पुस्तकें शिक्षा का अच्छा साधन मानी जाती हैं, ठीक उसी प्रकार ऑनलाइन शिक्षा जो कि मोबाइल से संभव है, यह भी एक अच्छा साधन माना जाता है। समय अनुसार अर्थात समय की मांग के अनुसार जैसा समय चल रहा है अथवा चलता है, उसमें अध्यापकों और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी ने इसका महत्व और बढ़ा दिया है। बच्चों, एक अध्यापक ऑनलाइन क्लास कक्षा का प्रबंध करते हैं, उसके लिए कई तरह की ऐप्स हमें मिलती हैं। तो बच्चे और विद्यार्थी, अध्यापक सभी मिलकर उस कक्षा में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। अध्यापक कक्षा की तरह ही पाठ पढ़ाते हैं और विद्यार्थी कक्षा की तरह ही प्रश्न पूछते हैं, समझते हैं। तो इस प्रकार की अध्यापकों और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी ने इसका महत्व और बढ़ा दिया है। छोटे से बड़े सभी विद्यार्थी
ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों, आपके घर में भी कोई छोटे भाई बहन होंगे, कुछ बड़े भी होंगे। तो छोटों की कक्षाएं भी ऑनलाइन मोबाइल पर चलती हैं और बड़ों की भी। मोबाइल फ़ोन हम सभी के जीवन का यहाँ अर्थ है हर एक का जीवन। कोई स्त्री है, पुरुष है, बूढ़ा है, नौजवान है, बच्चा है, सभी के जीवन में एक जादुई उपकरण बनकर आया था। जादुई उपकरण क्या होता है? जैसे हम अपने बड़ों से कहानी सुनते थे कि जादू की छड़ी घुमाई, जादूगर ने जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल दिया। तो ठीक उसी प्रकार मोबाइल फ़ोन हम सभी के जीवन में एक जादुई उपकरण बनकर आया था, लेकिन इसने अपना जादू बिखेरने के साथ साथ हमारे लिए मुश्किलें भी पैदा कर दी। इसका जादू केवल अच्छे कार्य की तरफ नहीं रहा, इसके जादू के फलस्वरूप बहुत सारी मुश्किलें भी पैदा हुई हैं और देखते ही देखते हर व्यक्ति के जीवन पर मोबाइल फ़ोन का एकाधिकार हो गया है। आज विद्यार्थियों का एक ऐसा वर्ग भी है जो इसका दुरुपयोग कर रहा है। बच्चों, दुरुपयोग का अर्थ होता है गलत इस्तेमाल करना। कुछ विद्यार्थी काम की आड़ में दोस्तों से बातें करने, गप्पे हाँकने, एक दूसरे को संदेश भेजने, अपनी तस्वीर खींचने, गेम्स खेलने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। माता पिता को झांसा दे दिया जाता है कि हम मोबाइल पर काम कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, लेकिन इसी की आड़ में ही बहुत सारे बच्चे, विद्यार्थी अपने समय का भी नुकसान कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन के अत्यधिक इस्तेमाल से विद्यार्थी तथा सामान्य जन में उग्र भाव जन्म लेता जा रहा है। यह भविष्य के लिए बेहद ही घातक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। घातक का अर्थ नुकसान देने वाला, हानिकारक है। इस स्वभाव के कारण व्यक्ति के शरीर पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं, अर्थात दुष्प्रभाव, बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। मोबाइल का प्रयोग हमारी शरीर के अलग अलग अंगों पर भी अपना बुरा प्रभाव डाल रहा है। बच्चों, आपने कहावत तो सुनी होगी, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात किसी भी चीज़ की अति होना, अधिकता होना उसका नुकसानदायक रूप दिखाती है। अति हर काम की ही बुरी होती है। तो मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग करने वाले विद्यार्थी अपना अधिकतर समय और शक्ति बाजार में उपलब्ध हो रहे नए मोबाइल फ़ोन संबंधी बातें करने, उन्हें खरीदने की योजना बनाने में ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। विद्यार्थियों को, मतलब आप सबको, इसकी उपयोगिता और महत्व समझते हुए समय सीमा तय करके ही इसका उपयोग करना
चाहिए। तो बच्चों, आपको इस प्रकार अपने भावों को उकेरते हुए मोबाइल फ़ोन और विद्यार्थी पर अनुच्छेद लेखन करना है।